पूरे देश के करीब 10 करोड़ किसानों को केंद्र सरकार ने सौगात दी है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत एक और किस्त सीधे उनके खाते में डाली गई और पूरे देश के किसानों के खाते में इस बार 19,500 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर की गई है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इस योजना का फायदा 2 करोड़ 36 लाख किसानों को मिला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कई किसानों से संवाद भी किया। श्यामाचरण जी नमस्ते। नमस्कार। श्यामाचरण जी बताइए कि आपके पास जमीन कितनी है और आप स्वयं कितनी फसल उगाते हैं? मेरा नाम सर श्यामाचरण उपाध्याय है। मैंने मैडी अरोमा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया सन 2018 में और अपने 517 सदस्यों के माध्यम से हम औषधि एवं सघन फसलों की खेती करा रहे हैं। पहले क्या करते थे? पहले सर मैंने वनस्पत विज्ञान से स्नातक किया था और बीएड की डिग्री प्राप्त की थी। हमारे पिताजी फार्मर थे। उसके बाद मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में एजुकेटिव ऑफिसर के पद पर था। तो उसके बाद मेरा लगाव जो था कृषि की तरफ था और चूंकि वनस्पत विज्ञान से मैंने स्नातक किया था तो औषधि और इन पौधों की तरफ ज़्यादा रुचि थी मेरी। तो मैंने सीमैप से ट्रेनिंग ली। आप तो सरकार को भी जानते हैं, आप सब्जेक्ट को भी जानते हैं और पूरी तरह आपने तो जीवन इसमें खपाया है। तो मुझे तो पक्का विश्वास है कि आपको सरकार की किस योजना का लाभ लेना चाहिए, कैसे लाभ लेना चाहिए, इसका पूरा पक्का ज्ञान होगा आपको। तो हाँ सर, तो अभी जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से हमारे जनपद में शिवांचल आइस एंड चिलिंग प्लांट लगा हुआ है। तो हम अपनी औषधि फसलें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, तो इनको उसमें रखते हैं। जब मूल्य कम होता है लेकिन जैसे ही मूल्य बढ़ता है तो वहाँ से निकाल कर हम मार्केट में बेचते हैं। तो इससे हमारे सदस्यों को, फार्मर सदस्यों को काफ़ी लाभ हो जाता है और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहती है। इन दिनों किसानों के मुद्दे पर सियासत गर्म है। ऐसे में जब एबीपी गंगा ने भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर से बात की तो उन्होंने भाजपा सरकार किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है ऐसा कहा, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर जो बैठे हैं वो सपा और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर में बैठे हुए हैं, चुनाव नजदीक है, समाजवादी पार्टी आरएलडी दोनों वहां पर पहुंच के आए दिन उनसे समर्थन ले रही है, उनको समर्थन दे रही है। आप लोगों की सर क्या चुनौती है और किस तरीके से आप लोग तमाम सारी चीजों को मैनेज करेंगे? देखिए, अब ये बड़ा खुलासा हो गया है। एक समय पे ये लगता था और हम लोग कहते भी थे कि किसान के कंधे पे बंदूक रख के राजनीति की जा रही है। ये सिद्ध भी हो गया है। आज आरएलडी के ही कार्यकर्ता बैठे हैं, आज समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता बैठे हैं। घोषित उन्होंने अपने आप को किसान कर रखा है। किसान के पक्ष के लिए हम काम कर रहे हैं। किसान की आय को बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी लगे हैं। लगातार किसानों के हित के लिए काम मोदी जी की सरकार कर रही है। जब जब चुनाव आता है तब तक चुनाव से पहले विपक्ष जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता वो अलग प्रकार के मुद्दे लेके आते हैं और किसान के, मैं तो कहूँगा, चोला पहनकर किसान को बदनाम करने का भी काम कर रहे हैं। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे तो यह बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर, जिनका कहना है कि गाजीपुर बॉर्डर में अब किसान नहीं बल्कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही वहां पे मौजूद है। जाहिर तौर से बात विधानसभा चुनाव है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को लेकर सियासत काफी तेज है। प्रोफेसर सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। यूपी की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जंग छेड़ दी है, जिसके तहत भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, जिसका आगाज आज से हो गया है और कल भी इसी तरह प्रदर्शन होगा। पूरे प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। तो प्रियंका के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अभियान चला रही है। यूपी कांग्रेस का हल्ला बोल भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान चला रही है। कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर अगस्त क्रांति की सालगिरह पर यह अभियान शुरू किया गया। आज से कांग्रेस का भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान शुरू, जो कल भी जारी रहेगा। प्रियंका गांधी के निर्देश पर कांग्रेस यह अभियान शुरू कर रही है और अगस्त क्रांति की सालगिरह पर अभियान का आगाज किया गया। तो कल भी चलेगा भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान। मेरठ में अजय लल्लू के नेतृत्व में अभियान शुरू किया गया। तो
महंगाई, बेरोजगारी, किसान और कानून व्यवस्था को लेकर जनता के बीच उतरी कांग्रेस। सभी 403 विधानसभाओं में कांग्रेस करेगी हल्ला बोल। तो प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना भी साधा। उत्तर प्रदेश सरकार पर किसानों के मुद्दे पर सवाल खड़े किया और ट्वीट कर लिखा कि किसान इस देश की आत्मा है। उत्तर प्रदेश सरकार फुल पेज विज्ञापन देकर किसानों की बदहाली छिपा नहीं सकती। बताइए आपने क्या किया? छुट्टा पशुओं को लेकर फसल नुकसान के मुआवजे पर क्या किया? गन्ना मूल्य के भुगतान पर क्या किया? काले कृषि कानून पर भी सवाल उठाए प्रियंका गांधी ने और यह भी पूछा महंगाई और बिजली के दाम को लेकर सरकार ने क्या किया। उधर अमरोहा में बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ, जहां बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा के साथ सांसद दानिश अली समेत बाकी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो आज अमरोहा में हुआ। अमरोहा में आयोजित सम्मेलन में पहुंचे सतीश चंद्र मिश्रा का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। तो बसपा सांसद दानिश अली भी मौजूद रहे। वहीं रामनगरी अयोध्या के विकास को लेकर लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक ली और इस बैठक में खास चर्चा हाल ही के में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुए 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को लेकर की गई थी, जिसमें अयोध्या सांसद लल्लू सिंह और बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी, विधायक, विभागीय अधिकारी समेत 84 कोसी के अंतर्गत आने वाले जिलों के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो अयोध्या के विकास पर आज लखनऊ में मंथन किया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में यह मंथन हुआ। सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। तो बस्ती, गोंडा, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी के डीएम भी बैठक में पहुंचे और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की तैयारी, जिसको लेकर बैठक हुई और केंद्र ने 287-20 का नाम दिया है। 275 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा और 5 जिलों से होकर यह गुजरेगा। अयोध्या के समग्र विकास के लिए लगातार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही लगे हैं और इसी कड़ी में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास को लेकर एक अहम बैठक की। हमारे साथ में इस समय डिप्टी सीएम मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, आज की जो बैठक थी अयोध्या के विकास को लेकर, क्या चर्चा हुई? देखिए, आज अयोध्या के समग्र विकास को लेकर के केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज जिसे कह सकता हूं कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को लेकर के आज की बैठक थी, उसे भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नितिन गडकरी जी का, मैं पूरे यूपी की ओर से, राम भक्तों की ओर से, पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। तो उन्होंने 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की स्वीकृति दे दी है और उस स्वीकृति के हिसाब से लगभग 275 किलोमीटर लंबा यह मार्ग बनेगा और इसमें इसका नंबर जो दिया है 227 भी दिया है और 45 मीटर चौड़ाई की भूमि का अधिग्रहण हो रहा है और जो भी परिक्रमा मार्ग पे लगभग 40 की संख्या में विश्राम स्थल पड़ते हैं, उन विश्राम स्थलों को भी मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया जाएगा। विश्राम स्थल कहीं रात्रि विश्राम होता है, कहीं दोपहर विश्राम होता है, उस शास्त्रीय दृष्टि से जो होता है उसको सब कुछ ध्यान में रखते हुए 2 बहुत विशाल सेतु सरयू नदी पर बनेंगे। इनके सबके विकास की दृष्टि से भी, रोजगार की दृष्टि से भी और अयोध्यानाथ के दर्शन करने के लिए जो आने वाले भक्त हैं उनकी दृष्टि से भी बहुत मील का पत्थर है। 2022 में आने से नहीं रोक पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमने सुना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को, जिन्होंने कहा कि अयोध्या के विकास के लिए आज जो बैठक की गई थी, इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई कि किस तरह से वहाँ पर जो विश्राम स्थल हैं उनको तैयार करना है ताकि जो वहाँ पर श्रद्धालु आए, पर्यटक आए, उनकी सुविधा रहे। इसके अलावा उस मार्ग को कितना और चौड़ा करने की जो स्वीकृति है उस पर काम होना है, इसको लेकर आज बैठक की गई। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो एक और अयोध्या के विकास पर मंथन चल रहा है तो दूसरी तरफ अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को देखने के लिए एक राम झरोखा बनाया गया, जहां से मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को देखा जा सकता है। फिलहाल 5 बाय 5 के लोहे के जंगले से श्रद्धालु मंदिर निर्माण का काम देख सकते हैं, जिसे बाद में बढ़ाकर 20 फुट कर दिया जाएगा।
जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जल्द रामनगरी आने वाले हैं और खबर है कि 29 अगस्त को महामहिम अयोध्या आएंगे, जहां वो रामलला के दर्शन करेंगे और उसी की तैयारियां जोरों पर हैं। तो आजादी के 75 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो 15 अगस्त तक चलेगा और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नाटक का मंचन किया जाएगा। अलग अलग जगह इस अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया और इस मौके पर शहीदों को याद किया गया। लखनऊ में जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने काकोरी कांड के वीर सपूतों को याद किया, तो वहीं गोरखपुर में शहीद स्थली के लोगों ने मुख्यमंत्री का काकोरी से प्रसारित संदेश सुना। उधर आजमगढ़ में इस मौके पर मंडल आयुक्त और डीआईजी, जिलाधिकारी व वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद पार्क में वृक्षारोपण भी किया। गाजीपुर में सभी शहीद स्थलों पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कर्मयोगी पुस्तिका का विमोचन भी गाजीपुर में हुआ। बात करें बरेली की, तो काकोरी कांड की वर्षगांठ पर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उधर आज भारत का नाम रोशन दुनिया में करने वाले चैंपियंस का सम्मान किया जाएगा। ओलंपिक विजेताओं के सम्मान में दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है। होटल अशोका में आज शाम 6:30 बजे सम्मान समारोह शुरू होगा, जिसमें खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल होंगे। बता दें कि सम्मान समारोह में यूपी के 10 खिलाड़ी भी शामिल होने वाले हैं। तो दिल्ली में होगा ओलंपिक चैंपियंस का सम्मान। आज शाम 6:30 बजे दिल्ली के अशोका होटल में विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे और खिलाड़ियों को सम्मान देंगे। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। अगर बात करें तो ये सम्मान समारोह दिल्ली के होटल अशोका में आयोजित किया जा रहा है, जहां शाम 6:30 बजे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तमाम सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहेंगे। भारत पहली बार किसी भी ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल अर्जित कर सका है। अगर बात करें तो इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक कुल जीते हैं। अगर बात करें तो तमाम सारे खिलाड़ियों का आज यहाँ पे सम्मान किया जाएगा। होटल अशोका में शाम 6:30 बजे खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को द्वारा सम्मान किया जाएगा। अगर बात करें तो ये पूरा कार्यक्रम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है। पहले ये कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से अब कार्यक्रम में तब्दीली की गई है और ये कार्यक्रम अब अगर बात करें तो होटल अशोका में आयोजित किया जाएगा। जाहिर तौर से बात है, जितने भी खिलाड़ियों ने भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग किया है, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले में भी आमंत्रित किया है, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुलाकात करेंगे। लेकिन आज जैसे कि तमाम सारे खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के समापन के बाद भारत लौट रहे हैं, उसके बाद आज जितने भी खिलाड़ियों ने पदक जीता है उनका एक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शाम 6:30 बजे इन तमाम सारे खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता है। कैप्टन सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। तो आपको बता दें, अब से 6 मिनट बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी खिलाड़ी उतरने वाले हैं और बड़ी अहम खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। बात मौसम की, तो यूपी में इन दिनों आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। कई जिले ऐसे हैं जहां जल प्रलय से तबाही हो रही है और कई जगह तबाही का अलर्ट है। हालात कैसे हैं वो आपको कुछ तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। आप खुद इन तस्वीरों को देखकर वहां के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। तो औरैया और इटावा जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हवाई सर्वेक्षण करेंगे बाढ़ प्रभावित इलाकों का। 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भदोही, गोंडा, औरैया और जालौन की तस्वीरें, जहां पर राहत बचाव कार्य जो है किया जा रहा है, क्योंकि बाढ़ जैसे हालात वहां पर मुश्किलों का सामना कर रही है जनता। तो लोगों को किस तरह से राहत पहुंचाई जा रही है और किस तरह से लोग जो हैं वो मदद की दरकार के लिए आस लगाए बैठे हैं। तो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बाढ़ प्रभावित टीमें अलग अलग इलाकों में खाद्य सामग्रियां पहुंचा रही हैं, लोगों को राहत दे रही हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने में डटे हुए हैं। तो इटावा और औरैया का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम। भदोही, गोंडा, जालौन और औरैया की तस्वीरें, जहां पर बाढ़ जैसे हालात जिससे लोग परेशान हैं। तो 5 और तस्वीरें चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये 5 और तस्वीरें आपके सामने उन्नाव, बलिया, जौनपुर, प्रयागराज और वाराणसी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर खतरे के निशान के आसपास और खतरे के निशान को पार भी कर चुकी है पानी का जलस्तर, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन तक किस तरह से राहत पहुंचाई जा रही है उसकी तस्वीरें भी आपके सामने।
तो यूपी के कई जिलों में बाढ़ पर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ आज औरैया और इटावा के बाद कल भी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री हमीरपुर। कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई निरीक्षण करेंगे सीएम। कल हमीरपुर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे मुख्यमंत्री। जालौन के बाढ़ ग्रसित इलाकों का निरीक्षण भी कर सकते हैं सीएम। बड़ी खबर, अब खुद हवाई सर्वेक्षण करने में जुटे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री। खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद के रेगिस्तान की बात करते हैं, जहां लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। इलाके का पार्षद सत्ताधारी दल भाजपा से होने के बावजूद भी उन्हें पेयजल की समस्या से छुटकारा नहीं मिला है। पानी का यह संकट वार्ड नंबर 26 में है और यहां से सुनील यादव न सिर्फ भाजपा पार्षद हैं बल्कि नगर निगम उपाध्यक्ष भी हैं। फिर भी यहां हालात ऐसे हैं कि लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं। तो इसीलिए इसे गाजियाबाद का रेगिस्तान कहा जा रहा है, क्योंकि यहां पानी की बेहद कमी हो गई है और इलाके में कई हैंडपंप होने के बावजूद भी पानी नहीं है, क्योंकि वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है। क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि पंप लगे हुए हैं, पानी इतना पूरा उठा नहीं रहे हैं। वाटर लेवल 3 साढ़े 3 पे पहुंचा हुआ है। पानी की सुविधा कम है। परेशानी तो है ही यहाँ पे। 2-3 महीने चलता, बंद हो जाते हैं, फिर ठीक करा देते हैं, हो जाते हैं ठीक। पानी यहाँ से सब खरीद के मोल की पानी पीते हैं। खरीद के पानी पीना पड़ता है, पानी स्टोर करना पड़ता है। वही वाला आरओ में लगाओ और फिर पियो। हाँ, पानी का स्तर तो नीचे जा चुका है। पानी आता भी है, कम आता है, थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो फिर हम उनसे, सुनील यादव से पार्षद हैं वो हमारे, उनसे शिकायत करते हैं, वो सही कराते हैं। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के विजयनगर के वार्ड नंबर 26 में, जहां पर आजकल लोगों को पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर जो पानी का वाटर लेवल है वो 350 फुट पर पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं कि ये बोरवेल नगर निगम ने लगाया हुआ। अब यहाँ पर बड़े बड़े बोरवेल लगाए जा रहे हैं, जिसके सहारे यहाँ पर पानी निकल रहा है। लोगों का क्या कहना, लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा चुन्नू लाल है। चुन्नू जी, क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि पंप लगे हुए हैं, पानी इतना पूरा उठा नहीं रहे हैं। वाटर लेवल 3 साढ़े 3 पे पहुंचा हुआ है। पानी की सुविधा कम है। एक आगे पंप है वो ख़राब पड़ा है, 2 महीने से बंद पड़ा, कोई वो नहीं है उसकी। हेड पंप पे लगाए हैं, वो हेड पंप भी ऐसे ही हैं। परेशानी तो है ही यहाँ पे। 2-3 महीने चलता, बंद हो जाते हैं, फिर ठीक करा देते हैं, हो जाते हैं ठीक। पानी यहाँ से सब खरीद के मोल की पानी पीते हैं। खरीद के पानी पीना पड़ता है, पानी स्टोर करना पड़ता है। वही वाला आरओ में लगाओ और फिर पियो। हाँ, पानी का स्तर तो नीचे जा चुका है। पानी आता भी है, कम आता है, थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो फिर हम उनसे, सुनील यादव से पार्षद हैं वो हमारे, उनसे शिकायत करते हैं, वो सही कराते हैं। बिल्कुल,